बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को एक और बेहतरीन दिन मुबारक हो, जबकि अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। इसकी रेंज बताई जा रही है 450 किलोमीटर और मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम के साथ और इसके साथ लेस है। ये मुबारकबाद इसलिए भी, और पड़ोस तक इसकी आवाज़ यकीनन गई होगी, पड़ोसी मुल्क तक, भारत तक, जिसको बहुत जिसे कहते हैं ख्वाब देख रहा है वो जंग को सजाने के और हमें मिटाने के। तो ये जो मिसाइल के तजुर्बे हो रहे हैं, ये सिर्फ अभी तजुर्बे हो रहे हैं। अगर गलती से भी एक मिसाइल सही तरीके से लग गया दिल्ली पर आकर या महाराष्ट्र में कहीं आकर, तो आप लोग को छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, और वो सबसे अहम, कि ये जो आप लोगों ने खुद साख्ता कुछ चीज़ों बना रखी हैं, इंडिया ने बना रखी हैं, इंडिया के मीडिया जो दिखा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई कैंप्स हैं दहशत गर्दों के और हम वहाँ टारगेट करेंगे। वो भाई किस खाम ख्याली में बैठे हो, कहाँ बैठे हुए हो, कैसे आज़ाद कश्मीर के अंदर आओगे? आए थे आप बालाकोट के अंदर, तो आपके साथ क्या हशर हुआ था? तो आज भी ज़रा इन हालात के ऊपर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन मीडिया हमले से कम, यानी न्यूक्लियर हमले की बात कर रहे हैं अब तो वो लोग, मतलब हद ही हो गई है। तो आज जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, जो हर जगह पर, हर सतह पर इंडिया मुँह खा रहा है। अभी हम खबर सुन रहे थे IMF के हवाले से भी, वहाँ पे भी मुँह खा लिया। तो अब इसके पास बचा क्या है? लेकिन मकबूजा वादी के अंदर क्या हो रहा है, हम तक तो कुछ मालूमात है, लेकिन मैं कुछ एक ऐसी शख्स से आपकी आज बात करवा रही हूँ जो कि हमेशा आज़ाद कश्मीर के हवाले से तो जाहिर है जो सूरत हाल है, हमें इस मुल्क का हिस्सा है, हमें पता है कि हम वहाँ पर किस तरह से अपने अवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन मकबूजा वादी के अंदर जो बर्बरियत की एक और तारीख लिखी जा रही है, इस पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक। मिशाल, अस्सलाम वालेकुम। विशाल, ये थोड़ा मुझे आगाह कीजिएगा कि ये सारा पहलगाम का जो एपिसोड हुआ है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात शुरू हुई और फिर बहुत सारी चीज़ें, इस वक्त क्या पोजीशन आप तक क्या रसाई हो पाई है कुछ मालूमात की कि मकबूजा वादी के अंदर क्या हालात हैं? देखिए, सबसे पहली जो बात ये है कि जितने भी ये एक्शन रिप्लेस हो रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए, स्पेशली जितने फॉल्स फ्लैग की रेपिटेशन हुई है, चाहे वो उड़ी अटैक है, कारगिल अटैक है, पुलवामा अटैक, अमरनाथ का अटैक, पठानकोट का अटैक, पुलवामा का अटैक, और फिर ये 5 अगस्त का अटैक, और फिर अब पहलगाम। तो कौन इसका मेजर जो बेनिफिशियरी रहा है, किसको इसका फायदा हुआ है सबसे ज्यादा? ये है बिग इंसेंटिव किसको मिला है? तो वो तो RSS को मिला है। बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी, पावर में थी इन सब इंसिडेंट्स के दौरान, और अब भी इलेक्शंस हो रहे हैं और बिहार के, और इन्होंने ये तमाशा रचा दिया ठीक वैसे ही जिस तरह पुलवामा का किया था। तो और उसके साथ साथ जो इन्होंने ड्रामा रिपीट भी किया है, ये द मेडोज बुक आप निकाल के देख लें तो उसमें भी आपको क्लियर नजर आ जाएगा। और JD वैंस जिस वक्त आए हैं, और फिर उसके साथ साथ इनका उसी वक्त फिर ट्रिप था मोदी का सऊदी अरेबिया का, ठीक उसी टाइम पे ये जो मतलब कि क्लासिकल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है। और साथ साथ उसके अंदर ये रेपिटेशन है वही जब बिल क्लिंटन आए थे ये 2000 के अंदर, जब सिंहपुरा की किलिंग्स हुई थी सिखों की, और मार्च 2000 के अंदर। तो ये वही चीज बार बार की जा रही है। गॉड फॉरबिड लेबल करना कि टूरिस्ट को टेररिस्ट अटैक किया गया है, कश्मीर की तहरीक को जो है वो ब्लेम करना, इंडिजिनस मूवमेंट को टेररिज्म से लिंक करना, पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डाल देना, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही अब एक रेपिटेशन का एक जोक सा बन गया है। एंड नोबडी इज देयर टू सीरियसली बाय दैट, बिकॉज कुछ चीज से ना कुछ प्रोब्स हुए हैं, ना कुछ हुआ है, ना कुछ फैक्ट फाइंडिंग मिशन। It's just completely absurd that how you can go to war with another country and with the Kashmiri people without any, proof, evidences or any kind of, investigations, fair investigations. अच्छा विशाल, जब हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है ये एक पूरा एपिसोड है, लेकिन मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारी मालूमात तो यही है कि इस वक्त वहाँ पर महबूबा मुफ्ती अगर कोई बात कर रही है, गलत है सही है, उनका क्या रोल है वो हम सबको पता है। वहाँ पर जो लोग मकबूजा वादी के अंदर है, उनके साथ जो सलूक रवैया पहले था, जो ज़ाहिर है 370 के नफाज के बाद भी वो सिलसिला जारी था, उससे पहले भी जारी था, लेकिन ये पहलगाम के एपिसोड के बाद पूरी वादी के अंदर एक मरतबा फिर बर्बरियत की जा रही है। क्या कुछ मालूमात है आपके इल्म में है कि इस वक्त वो कैसे टारगेट कर रहे हैं कश्मीरियों को?
बिल्कुल, ये तो जो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, फॉल्स फ्लैग, ये टेरर अटैक हुआ है, अब द वो ऑडियो तो मकबूजा कश्मीर में हुआ है, जो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, टिकिंग टाइम बॉम्ब है। ये पूरा का पूरा जो खित्ता है, जिससे पूरे मतलब कि पूरे साउथ एशिया का, बल्कि मैं ये कहूँगी कि पूरी दुनिया का जो अमन जो है, वो इसकी रेजोल्यूशन के साथ नत्थी है। तो इस इलाके में होना, जहाँ 10 लाख इन्होंने फौज की कब्जे में रखा हुआ है अवाम को, और फिर 16 वहाँ इंटेलिजेंस बटालियन यूनिट्स हैं। फिर उसके बाद वो वाहिद एक जगह में जहाँ मैं खुद बहुत दफ़ा गई हूँ, वहाँ पे खास उस हिल पे जब वो जाते हैं मेडोज पे, तो वहाँ पे कोई सस्पिशियसली कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। और फिर उसके बाद वहाँ पे 10 मिनट के बाद, इंसिडेंट के बाद, सारा का सारा जो मलबा है वो विदाउट एनी प्रूफ पाकिस्तान पे डाल दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो सबसे खतरनाक बात है कि जो स्केप गोट बनाया जाता है, या पंचिंग बैग कहना चाहिए, वो मकबूजा कश्मीर के लोगों को बनाया जाता है। लोगों के घरों को जो है ब्लास्ट करें, इट्स नॉट अ जोक, मतलब उनको घरों से निकाल के मस्जिदों में डाल के बंद करके, और फिर उनके घर जो है वो ब्लास्टर पे डाल देते हैं। और अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल और दूसरी इलाकों पे आवाजें आ रही हैं ब्लास्ट की, जो कि लोगों के घर डिमोलिश वो कर रहे हैं। तो इस तरह की हालत में लोगों को घर से बेघर करना, रेफ्यूजी कैंप्स में उनको शिफ्ट करना, फिर फोर्सिबल एविक्शन की जा रही है बाय द इंडियन अथॉरिटीज। जो वो खवातीन जिनकी शादियां हुई हैं मकबूजा कश्मीर में, जो आज़ाद कश्मीर से, पाकिस्तान से हैं, वो भी आप अगर विजुअल्स देखें तो वो देखे नहीं जाते, दिल दहला देने वाले। क्योंकि हम खुद एक डिवाइडेड फैमिली, हमें पता ही क्या, ये तो एक रोज की एक अजियत है जो कि एक फैमिली को जुदा रखना। और उनको, और बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो 4 डेकेड से जिनकी शादियां हुई हैं वहाँ के लोकल कश्मीरियों के साथ, मकबूजा कश्मीर के, और उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, लोकल परमानेंट वो रेजिडेंस की एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है उनकी सबकी। और फिर भी उनको वहाँ से ऐसे उनको फोर्सफुली जो है वहाँ से उनकी एविक्शन कराना, तो ये कहाँ का, मतलब कि बहुत हैवी बर्डन पड़ा है इसका आफ्टर मैच का, जो कॉस्ट पे कर रहे हैं कश्मीरी रहती कौम, और उसके साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम पे भी एक जंग मुसल्लत कर दी है। सो वी आर एट द ब्रिंक ऑफ अ वॉर, एंड पर कश्मीरियों के ऊपर तो 5 अगस्त के बाद तो फुल फ्लेज वॉर थी, और अब तो उससे भी आगे चली पड़ी है कि इंडिया के भी हर गली कुचे के अंदर जो है वीडियोस जो है वो नशर की जा रही हैं हिंदुत्व और आरएसएस की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, कि अगर कोई कश्मीर नजर आए उसको मार दो, उसका बिजनेस तबाह कर दो, उसकी दुकानें बंद कर दो, उनको यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दो, उनकी नौकरियां खत्म कर दो। ये तो हालत है, और अटैक किया जा रहा है बहुत बुरी तरह वहाँ पे, बिल्कुल किया जा रहा है। अच्छा मिशाल, अभी ज़ाहिर है ये इसकी कंटिन्यूएशन में एक चीज ये भी आज की लेटेस्ट अपडेट में, वो ज़ाहिर है उनका प्रोपेगेंडा, उनका मीडिया जो कर रहा है, मैं आज बहुत सारे लोगों को सुन रही थी, वो कहते हैं ऐसा इंडियन मीडिया जो अब बदला है, इसका लबो लहजा और इतनी बदतमीजी है उनके यहाँ कि अब उसको कोई भी बाय नहीं कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आज इन्होंने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये तो हमेशा ही कहते रहे और अभी क्या पहले से कहते रहे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इनको दहशतगर्दों के कोई कैंप्स नजर आ गए हैं ख्वाब में। अब ये इनके कहने का अदा हुआ मकसद ये है कि हम टारगेट करेंगे। आप किस तरह समझती हैं कि एलओसी के ऊपर तो इन्होंने हट कर दिया है सारा मामला, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये स्ट्राइक करते हैं तो क्या रिटेलिएशन हो सकती है? रिटेलिएशन तो बहुत होगी, और फिर तो कोई स्टॉप ही नहीं है ना, क्योंकि स्टार्ट अगर इन्होंने कर लिया, अगर ये आगे बढ़ रहे हैं, और इन्होंने तो बढ़ चुके हैं पहले भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन्होंने जो जाफर एक्सप्रेस में किया है, जो दहशतगर्दी पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में टारगेट किलिंग भी कर रहे हैं, इनके पूरे स्लीपर सेल्स यहाँ पर हैं। कुलभूषण यादव का आप देख लें, फिर उसके बाद इनके टेरर नेटवर्क है। तो हाउ, मतलब कि एक तो फुल प्लेज एक वॉर ऑन टेरर असल तो हमने लड़ी है रॉ और आरएसएस से। जो आप बलूचिस्तान का पूरा देखें, सिंध में देख लें, इनकी तकरीबकारी जो है हर जगह, इनके जो इनकी क्या वो लाशें जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑफ कोर्स उनकी वैल्यू है, और पाकिस्तान को भी बहुत बुरी तरह डैमेज किया। बट जो प्रॉब्लम है कि सबसे जो वल्नरेबल जो इस वक्त जो लोग हैं वो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं। और बार बार ये चाहे जितने भी डेकेड से हम लोग पीस प्रोसेसेस की बात करें, डायलॉग्स को इनकरेज करें यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड बॉडीज इंडिया और पाकिस्तान की, मगर जब तक ये रूट कॉज जो कश्मीर का इशू है वो हक़ खुद इरादी यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक नहीं हल होगा, कभी भी खित्ते में अमन आ ही नहीं सकता। इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। ये इसका एक दफ़ा फिर प्रूफ मिला है इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भी। एंड आई थिंक मिशाल, ये सब कुछ जो 370 किया और बाकी सब कुछ किया, ये पहलगाम अटैक ने मकबूजा कश्मीर के मसले को एक मरतबा फिर उजागर किया है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मिशाल, क्या आप समझती हैं कि
आपकी कोई डिमांडिंग पोजीशन है? हम पाकिस्तानी हैं, हमें पता है अपने मुल्क की पोजीशन, आज भी हमने मिसाइल एक्सरसाइज किया और कामयाब तजुर्बा किया उसका, लेकिन क्या आप समझती हैं कि इंडिया के साथ डायलॉग की कोई सूरत आपको दिखाई देती है? इससे बातचीत करके इसको रोका जा सकता है या फिर नहीं इसको नहीं सबक नहीं सिखाना नहीं ही नहीं, अब जरूरी ना है? वो बस हो गई है फायर फाइटिंग टेक्निक्स। अगर बाहर की भी दुनिया आ रही है, इनकी बात को बाय नहीं करी और वो कह रही है कि रिस्ट्रेन करें, यूनाइटेड नेशंस भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, चाइना भी कह रहा है, मगर ये रिस्ट्रेन और फायर फाइटिंग सोल्यूशन नहीं है। अब वो इंतहा हो गई कि अब फाइनल इसकी सोल्यूशन की तरफ हम लोगों को जाना है और अफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। और हम अफेंसिव पोजीशन पर आ गए हैं क्योंकि इन्होंने राग अलापते रहे 10 साल से, जंग 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 का हिंदुस्तान की तरफ से। अब जंग खुद इन्होंने, अब इनकी आवाम को भी इन्होंने पूरा का पूरा चार्ज अप किया है मोदी और गोदी मीडिया के थ्रू, मगर इनके फौजी, इनकी फोर्सेस तैयार ही नहीं है जंग लड़ने के लिए। वो तो कानों को हाथ लगा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं मीटिंग से और उनको फिर वो जो है उनके ऊपर ब्लेम डाल रही है मोदी सरकार। तो बात सारी है कि इस वक्त वो बहुत परेशान है, दे आर नॉट ट्रेंड फॉर अ वॉर, जो कि और भी खौफनाक बात है कि वो एक वॉर की तरफ जा रहे हैं जिसके लिए वो ट्रेंड ही नहीं है, जिससे और भी ज्यादा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर्स हो सकते हैं और मामले जो हैं बिगड़ सकते हैं। तो अब फाइनली द वर्ल्ड शुड रियलाइज कि ओवर 76 ईयर्स से भी ऊपर हो गया है, द वर्ल्ड नीड्स टू रिजॉल्व जो असल मामला है, जो इतना बड़ा अनरिजॉल्व जो वूंड है, जो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का है और जो डीपन होता जा रहा है उसका बिल्कुल एस्केलेशन ठीक मोड। है। तो इसको भी और पूरे खित्ते के अंदर ये तबाही आरएसएस और एचएसएस डाल रही है, अखंड भारत का, और ग्लोबली भी कर रही है। So the leaders need to now just come out of that same cycle। और ये फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी होगा अगर हम फिर ये समझें कि खाली रिस्ट्रेन या फायर फाइटिंग की हद तक ही इस मामले को जो है सिमर डाउन करें। नो, इट कैन नॉट बी ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। कश्मीर नीड्स टू बी रिजॉल्व एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस एस्केलेशन और दीज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वंस एंड फॉर ऑल। और कश्मीरियों को जिस अजियत, जिस अजाब से वो निहत्ती कौम गुजर रही है, ये मामला जो है इस वक्त बहुत एज है पाकिस्तान की ग्लोबली भी, क्योंकि नोबडी इज बाइंग देयर फॉल्स नैरेटिव। और पाकिस्तान के पास बहुत स्ट्रॉन्ग जो है प्रूफ है हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के, आरएसएस के डोसियर्स हैं जो लेके जाए वो इंटरनेशनल अदालतों में और फैटफ में लेके जाएं, सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएं। दिस इज द आइडियल टाइम और चाइना इज फुली सपोर्टिंग, और वो रीजन की भी बहुत बड़ी पावर है और ग्लोबली भी पावर है। और 30% उनका जो है फ्रेश वाटर का, जो इंडिया को वाटर जाता है, हाँ, उसका भी कंट्रोल उनके हाथ में है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिशाल मलिक कह रही हैं कि वंस फॉर ऑल अब ये टाइम है, इट्स हाई टाइम कि कश्मीर का मसला रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि इंडिया ये हर दफ़ा एक नया, और बिल्कुल ठीक कह रही है मिशाल कि हर कुछ अरसे बाद कभी पठानकोट कर देता है, कभी बालाकोट कर देता है, कभी कोई और 5 अगस्त कर देता है। हम सोचते हैं कि शायद अब ये सुधार की तरफ आएगा, लेकिन इसका सुधार तभी मुमकिन होगा जब इसको एक भरपूर और हतमी जवाब दिया जाएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से हमने बात की है आज, जरा उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ज़ाहिर है गुफ्तगू हो रही है जो इस वक्त इंडिया ने पूरी तरह से हिजयान की कैफियत पैदा कर रखी है और जंग के दरपे इंतज़ार में है कि किसी भी तरह पाकिस्तान को सबोताज करे, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। तो पता नहीं वो कब, कितना मजीद सोचने का वक्त उनको चाहिए। बहरहाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान हैं और इंडिया की पॉलिटिक्स के हवाले से उनकी नब्ज़ पर इनका पूरा पूरा हाथ है। फवाद साहब, थैंक यू वंस अगेन। फवाद, मैं आज बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रही थी क्योंकि हम तबातुर से ज़ाहिर है आपके साथ कंटिन्यूएशन गुफ्तगू भी कर रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रही है, यहाँ पे मैराथन हो रहा है, लेकिन मैंने आज कुछ आर्टिकल्स पढ़े जिसमें मोस्टली जो क्वेश्चन रेज किया गया है, चाहे वो अंग्रेजी अखबार ने लिखे हों, चाहे उर्दू अखबारों ने लिखे हों, या हिंदुस्तान के अंदर लिखे गए हों, या पाकिस्तान या दीगर और ज़रा अबलाग ने, वो एक सवाल कर रहे हैं कि पहलगाम का बेनिफिशरी कौन है। पहलगाम का ये जो हादसा, ये वाकया, ये हमला, ये दहशतगर्दी हुई, इसका बेनिफिशरी कौन है? जो बेनिफिशरी है वो उसी ने शायद इसके ताने बाने किए हों। तो आप थोड़ा सा इसको चॉक आउट करेंगे, क्या चीज है जो इसके बेनिफिशियल सोर्स आपको दिखती है? देखिए सना, जो बुनियादी मसला है ना, वो तो ये है कि जब ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, तो एक बड़ी सीधी बात है कि ये चीज़ सामने आई थी कि जो मुसलमान अक्सरियत इलाके हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे और जो हिंदू अक्सरियत इलाका है वो हिंदू अक्सरियत में जाएंगे। ये बुनियादी असूल जो वायलेट हो गया,
पटेल साहब ने और नेहरू ने ये असूल वायलेट कर दिया, तो उसके नतीजे में कश्मीर अब तकरीबन 80 साल से 8 दहाइयों से एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है इस रीजन में। दुरुस्त। वहाँ के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ है नहीं, जबरदस्ती का कब्जा जो है वो वहाँ पे चल रहा है। 9 लाख वहाँ पे फौज है, और जब आप लोगों को इस तरह से जबरदस्ती अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे, लोग रहना नहीं चाह रहे, हम्म। तो आप देखिए कैसे एक मुकम्मल अमन हो सकता है, कैसे आप एक मसले का मुकम्मल हल जो है वो आप तलाश कर सकते हैं। अब ये जो वाकया हुआ है, देखिए इसमें सीधी बात है, ये वाकया जब से इन्होंने अफजल गुरु को शहीद किया, जब से वानी साहब को शहीद किया, कश्मीर के अंदर नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जो है बड़ी सख्त नाराज है, सही बात है। और वो इन जातियों के खिलाफ खड़ी हुई है, हम्म। और उन्हें कोई इस मकसद के लिए पाकिस्तान उनकी हमायत करे ना करे, फिजिकली उनको कोई और मुल्क सपोर्ट करे ना करे, उन्होंने अपनी ज्यादतियों के ऊपर जो है वो बदला लेने के लिए और उनके रेजिस्टेंस दिल कर रहे जो हैं, है, मुस्तकिल फवाद रेजिस्ट करते हैं, वो मुस्तकिल रेजिस्ट करते जी, हैं। उनके दिल इस हिंदू जो इस वक्त एक वहां पे महासभा की हाँ। जो नफरत चल रही है उससे भरे हुए हैं। बिल्कुल अभी ठीक। भी आप देखिए ना कि इस वाकये के बाद क्या हुआ, कि दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर, बाकी जगहों के ऊपर कश्मीरी स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकाला गया, जी। उनको थप्पड़ मारे गए। जो लड़कियां कश्मीरी वहां पे पढ़ रही थी उनको वहां पे जो है आधी रात को जो है वो हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। 3500 लोग तो कहे जा रहे हैं कि वो कश्मीर के इस एरिए से जो है वो उन्होंने अरेस्ट किए हैं, और कोई किसी उसके बगैर, किसी एविडेंस के बगैर, किसी, अब ये और ज़्यादा नफरतें बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। जब आप ज्यादतियां करते हैं तो नफरतें बढ़ती हैं। इस सो बात। ये बेसिकली जो वाकयात हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, कश्मीर जो कि एक ये जाहिर करना चाह रहे थे कि आर्टिकल 370 लगाने के बाद मुकम्मल हमारी मुट्ठी में आ चुका है और वहाँ रेजिस्टेंस खत्म हो गई है, वहाँ कोई लोग जो है उनको प्रॉब्लम ही नहीं है, वो हकीकत से एक आंखें चुराने वाली बात है। और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये कभी भी मसला जो है वो सेटल डाउन नहीं होगा जब तक कश्मीर का बुनियादी मसला सेटल डाउन नहीं होगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, जो कि एक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने या बाकी लोगों ने सोचा था कि वी विल हैव लाइक अ रिलेशनशिप लाइक अमेरिका और कनाडा, जहाँ पे एक वीजा फ्री रिजीम होगी, वो हाँ। लोग इधर आ सकेंगे, हम लोग उधर आ हाँ। सकेंगे। ये सारा ख्वाब चिकना चूर है कश्मीर के इस बुनियादी डिस्प्यूट को हल ना होने की वजह से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की और बहुत अच्छा नरेट किया आपने, लेकिन इसमें एक और भी फैक्टर है। मैं आज बात कर रही थी मुख्तलिफ लोगों से, तो साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, वो कह रहे हैं खित्ते में तवाज़ुन की जब बात आती है तो इंडिया शायद ये समझ बैठा है कि क्योंकि अमेरिका का आशीर्वाद उसको हासिल है तो वो खित्ते में तवाज़ुन को बरकरार नहीं रखेगा तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, जैसे आप जैसे लोग बार बार कह रहे हैं कि आपने एक अच्छा फुटवर्क किया, आपने सिफारती सतह पर लोगों की अच्छी नॉकिंग की है, ये खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है ये कैसे आप समझते हैं कि बैलेंस हो सकता है? क्योंकि इस वक्त ये बड़ा इम्बैलेंस दिखता है, जबकि वो आपको धमकी दे और हम कहें कि जी आप अगर हमारे साथ करेंगे तो हम भी आपके साथ वैसे ही कर देंगे। ये तवाज़ुन यहाँ तक तो दुरुस्त है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे रिपरकशंस हैं जो शायद आपके जहन में भी होंगे और आपके इल्म में भी होंगे। क्या इस वक्त दो हम पल्ला लोग ये बात कर रहे हैं या इंडिया को कुछ सोचने की जरूरत है और यहाँ पर ताकत का तवाज़ुन कैसे मुमकिन होगा? लेकिन एक तो बात यह है कि इस रीजन के अंदर इंडिया एक ताकत है, इसमें कोई शुबा नहीं है, एक मुआशी ताकत है। ठीक हो लेकिन गया। दूसरी तरफ देखो, पाकिस्तान भी कोई भूटान नहीं है, हम लोग को ये नहीं है, ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है। तो देखिए ना, पाकिस्तान को, दे हैव टू ट्रीट पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट। और ये जो एक बुनियादी चीज है हिंदुस्तान के अंदर। फिर दूसरी बात देखिए, एक और भी इस वक्त डायलेमा जिसका नरेंद्र मोदी हुकूमत को सामना है, कि जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं पाकिस्तान के साथ, जैसे कश्मीर है, पंजाब है, वहां तो नरेंद्र मोदी की इस पॉलिसी को कोई करेंसी ही नहीं है, उनको हमायत ही नहीं हासिल कि किस तरीके से जो है वो इन इलाकों के अंदर वो पाकिस्तान दुश्मनी को सेल कर सकें। असल में तो ये देखिए ना, ये बीजेपी ने जन्म लिया है आरएसएस की कोख से, जो कि एक हिंदू महासभा की पॉलिटिक्स है और हिंदू एक्सट्रीम है। वो पाकिस्तान
का प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम मुसलमान है। सो आप देखें कि उन्होंने जो तमाम अपनी पॉलिटिक्स की बुनियाद रखी है, जी। वो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज के ऊपर रखी है। और आप हिंदुस्तान के अंदर भी आप देखिए कि जब ये चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, तो 12,000 मुसलमानों को स्लॉटर किया गया। सर। उसके बाद नरेंद्र मोदी शायद दुनिया के वो वाहिद वज़ीर आज़म होंगे जिनको अमेरिका ने वीज़ा बैन कर दिया था, बिल्कुल ठीक। और इनको वीज़ा नहीं अलाउ कर रहे थे, टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। सो इनकी तो जो सारी पॉलिटिक्स है वो नफ़रत पे मबनी पॉलिटिक्स है, और वही पॉलिटिक्स वो अब पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स, जो हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी, सीपी में जो बीजेपी ने जिसकी बुनियाद रखी थी, अब उसको ही वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो डाल रहे हैं। और ये एक्चुअली तो उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका शाखसाना है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फवाद, हम एक और चीज़ भी सुनते हैं ना, ज़ाहिर है दुनिया में आज ये टर्मिनोलॉजीज़ नहीं उभरी हैं, ये पहले से थी, लेकिन अब इसकी तकरार ज़्यादा है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट। इस वक्त एसेट समझता है मोदी। ये कह रहा है कि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, अपने लोगों को तक प्रचार जो उसका हो रहा है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि वो एक जुल्म का है या वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो कह रहे हैं ये नेशनलिज्म में को फेवर करता है। ये नेशनलिज्म को भी थोड़ा सा निरेट करें सर, ये नेशनलिज्म किस इस्तिलाह में इस्तेमाल कर सकता है मोदी, जबकि वो ये कर रहा है कि बांगे दोहल पाकिस्तान पर बगैर कुछ समझे, बगैर किसी गवाह चीज़ों के तफ्तीश के बगैर आपने इल्ज़ाम आयद कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनलिज्म आखिर है क्या इनकी नज़र में? नहीं, देखिए, इनका जो नेशनलिज्म है वो तो रिवॉल्व करता है, वो बेसिकली हिंदू नेशनलिज्म है। और जिस तरह से आपने अगर मुख्तलिफ तहरीकों को देखा हो जो हिंदू महासभा ने जो चलाई थी, जी। और ये मामला कोई आई वुड से कि अराउंड 1900 से शुरू हुआ था। ठीक है। 1857 की जब हुई थी ना हमारी ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जी सर। उसके बाद जब सर सैयद अहमद खान आए और उन्होंने कहा कि ये मुसलमान और हिंदू अलहदा कौम है, और ये जो 1857 की जंग आज़ादी है, ये असल में मुसलमानों पे डालने की कोशिश की, और ब्ला ब्ला। तो वो एक लंबी स्टोरी है, खैर वो हाँ। आपके लिए उस शायद वो लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से वहां पे फिर एक हिंदू नेशनलिज्म की तहरीकों ने जन्म लिया, दुरुस्त कह रहे और जो ये राष्ट्रीय सेविक संघ है, ये उनमें सबसे पोटेंट जो थी वो एक्सट्रीमिस्ट एक थी। और इसकी जो बाद में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो एक्चुअली आपको याद होगा कि जो 1916 में जब लखनऊ में हुआ था सेशन, जी वो जी, तो हिंदू मुस्लिम सफीर के तौर पे जाने जाते थे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो इस नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स से और हिंदू पॉलिटिक्स से इतने मायूस हुए कि वो फिर इससे मुकम्मल हट गए, और उन्होंने फिर जो करारदाद पाकिस्तान है या 1940 में, कायदे आजम फिर उस साइड के ऊपर जो है वो चले गए, उससे पहले 14 नवंबर। तो ये एक लंबी तारीख बिल्कुल है ठीक है हिंदू फवाद, अभी महासभा इन की। हालात में देखें, जब पहलगाम हुआ हमने उसकी मजम्मत की, हम आज तक कर रहे हैं, और आइंदा भी कहीं दहशतगर्दी होगी तो हम करेंगे। हम ये सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जो कुछ उनका मीडिया कह रहा है कि भाई हम आपको बताएंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे, तो आपको लगता है कि कोई लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे अपनी खिफत मिटाने के लिए, या ये वाकई दिन कोई बहुत बड़ा जिसे कहते हैं एक और ब्लेंडर करने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए ज़रा, मैं तो आपके साथ प्रोग्राम में जो मेरा पहले दिन तज्ज़िया था, उस पे ही मैं अभी भी कायम हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप जो भारत है, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। अच्छा। अब स्केल क्या होगा? ठीक है। अभी जो 2 बड़ी शिकस्त हुई है हिंदुस्तान को, एक तो पहलगाम के ऊपर उनको कोई एविडेंस अभी तक जो नहीं है मिला। कोई वो नहीं इकट्ठी कर सके। आप बल्कि अंदाज़ा इस बात से लगाएँ कि जो 4 लोग जिन्होंने ये हमला किया, हाँ। वो उनको भी गिरफ्तार नहीं कर सके। सर। और ये जो कश्मीर का इस वक़्त इंतज़ामी का तौर के ऊपर, ये अमित शाह के अंडर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कश्मीर का है उसके अंडर है लॉ एंड ऑर्डर। तो वो उसको भी वो जो है वो अभी तक वो गिरफ्तार नहीं कर सके, जिससे काफ़ी एम्बैरेसमेंट हुई है बीजेपी को। बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ इनका बड़ा ख़्याल था कि जिस तरह आपने अपनी अपनी शुरू में ये बात कही थी कि अमेरिका जो है वो हमें बड़ा सपोर्ट करेगा, हाँ। और वैंस जो थे, डीजे वैंस, तो वहाँ पे हिंदुस्तान में थे, लेकिन जो तवक्को थी इनको कि एक लाइसेंस टू किल अमेरिका की तरफ से मिलेगा, वो उन्हें नहीं मिला। और अगर हम देखें तो इस वक्त रशिया, अमेरिका और चीन, उनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे के करीब है। वो बिल्कुल ये खिलाफ हैं कि किसी कार्रवाई की जाए, और अभी तक उन्होंने किसी मुल्क ने भी बशमूल अमेरिका, बशमूल रशिया, हम्म।
किसी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, किसी ने पाकिस्तान को एक्यूज नहीं किया, जो भारत की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि ये करते, और वो नहीं हो। थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ऐसा उनकी ख्वाहिश जरूर है, इसलिए बार बार उनको कोर्ट कर रही है, उनके मीडिया को, उनके जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको, क्योंकि वो लिख रहे हैं कि डीजे वेंस ने कहा कि पाकिस्तान को जाकर सबक सिखाओ और कल के मारने वाला स्ट्राइक जो है वो अभी करके दिखाओ। ऐसा कहीं नहीं लिखा, ना कहीं उन्होंने बोला। अगर कोई साउंड बाइट है तो कम से कम वो भी प्ले कर दे। अगर उन्होंने कोई आपको खत इरसाल किया है तो उसका अक्स दिखा दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहरहाल ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा सतह पर भी इस सारे मामले को बहुत बेहतर तरीके से टैकल किया जा रहा है। साबिक वज़ीर ख़ारजा से भी हम गुफ्तगू करेंगे खुर्शीद महमूद कसूरी से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और इस वक्त मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब, थैंक यू वेरी मच सर। सर, हम डिबेट यही कर रहे हैं कि इस वक्त ये जो इंडिया एक पागलपन का शिकार हुआ है, जिसमें वो बार बार कह रहा है कि वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा और बदला तो बदला लेगा, लेकिन वो तो जंग को तैयार बैठा हुआ है। मैं अभी ये बात फवाद साहब से भी कर रही थी, आपसे करना चाहूँगी। ज़ाहिर आप फॉर्मर वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं इस मुल्क के, आपको क्या लगता है ये पहलगाम का जो हमला है इसमें फ़ायदा किसको हुआ, यानी बेनिफिशरी इसका कौन दिखाई देता है आपको? देखें, उनका ये ख्याल था कि वो होंगे, लेकिन एक्चुअली ये है कि उन्होंने जिस किस्म की धमकियां दी थी, जैसा यहाँ से जवाब दिया गया, तो सारी दुनिया ये तवक्को कर रही थी, यूएन, यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने अखबारों की इंटरनेशनल हेडलाइंस पढ़ी हैं कि हिंदुस्तान प्रिपेयर कर रहा है अटैक में। अब अटैक अगर खुदा ना करे 6 महीने के बाद होगा तो दे विल फाइंड पाकिस्तान इक्वली प्रिपेयर्ड। तो कोई जी होश आदमी नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग हो। इनके गुर्बत के मसले हैं जो इनको टैकल करना चाहिए। इन हालात में इनको जंग की सूझी है, और मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर जंग का जो मामला होता है, कोई अजीब बात है, एक तो बदनसीबी से हिंदुस्तान में कोई ना कोई इलेक्शन हर वक्त हो रहा होता है। ख्याल उनका ये था कि डरा धमका के, और जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि एस्केलेशन डोमिनेंस, कि लड़ने को तो वो पागल आदमी लड़ेगा। इस ज़माने में दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों की बड़ी मजबूत फौजें हैं, तो ख्याल ये था कि शायद इंडिया का ख्याल था एक लेवल पर डरा धमका के, क्योंकि लास्ट टाइम वो फेल हो गए। एस्केलेशन डोमिनेंस उनको मकसद था, लेकिन हुआ ये कैप्चर उनका पायलट हो गया। दुनिया ने कह दिया F-16 गिरा, कोई नहीं। अमेरिका ने कह दिया, उनके 5 बंदे अपने मर गए, जिसको फ्रेंडली फायर कह रहे हैं कंफ्यूजन में। इन कश्मीर 2 जहाज उनके गिरा लिए गए, तो अटली फेल हो गए एस्केलेशन डोमिनेंस में। अब उनका ये ख्याल था कि शायद इतने साल गुजरने के बाद इंडिया काफ़ी खर्च कर रहा है अपने डिफेंस बजट पे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो वो भूल गए हैं कि अगर 2019 में यह नतीजा था तो पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स ने भी काफ़ी मज़ीद तरक्की की है। तो ये अब उनको मसला ये आएगा कि जहाँ भी ख़त्म करेंगे, अगर अब ख़त्म कर दें, ये ठीक है कि झूठी विक्ट्री वो ज़रूर क्लेम करेंगे अपने गोदी मीडिया से, क्योंकि जो मीडिया उनका है वो बड़ा हैरानकुन है। एक ज़माने में क्रेडिबल मीडिया था, क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे जिनसे मैंने डील किया है, और कई बहुत अच्छे चैनल्स थे मैं तो हैरान हूँ उन्हीं चैनल्स को जब देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि उनके न्यूज़ रूम्स जो है वॉर रूम्स बन गए हैं। अकल की बात नहीं, वो बस यार गुस्से में मुंह से जैसे कोई झाग निकल रहा होता है, और कोई कह रहा है ख़त्म कर दो, कोई कह रहा है टुकड़े कर दो पाकिस्तान के खाकम बदन, कोई कह रहा है जी इनको डेजर्ट में तब्दील कर दो, पानी इनका रोक लो। तो वो जो इस कैफियत उन्होंने पैदा की थी, और उसके ज़रिए आवाम में जो एक इश्तियाल आया है, ये इनके गले पड़ गया है। और मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ऐसे मौके पे जब कोई सरप्राइज़ का एलिमेंट भी नहीं रहा कि भारत क्या नई चीज़ ट्राई करेगा। बेहतर तो ये है कि अब कोई ना कोई बहाना ढूंढ के वो अपनी
जो चाहे मीडिया से कहलवा लें, बाकी उन्होंने मीडिया को बंद ही कर दिया है, ना पाकिस्तानी मीडिया सुना जाता है, और बाकी भी मेरा ख्याल है वो दिन दूर नहीं कि शायद CNN BBC को भी बंद कर देंगे अगर उससे नाराज होंगे। सही बात। तो इसलिए यही रास्ता इनके पास है कि विक्ट्री डिक्लेयर कर दें, और ये आसान रास्ता होगा बरसगीर के अमन के लिए कि पाकिस्तान तो बहरहाल इंशाल्लाह अगर कुछ भी नहीं होता तो वो विक्ट्री क्लेम करेगा ना कि भाई इन्होंने डराने धमकाने की कोशिश की थी और ये उसमें फेल हो गए हैं। हमने तो फैसला किया है कि हम अपने मुल्क में, हम तो कोई एग्रेशन चाहते ही नहीं, वी आर अ पीसफुल कंट्री, हम अपना दिफा करेंगे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह में कामयाबी नज़र आ रही है। कहा यह जा रहा है कि वो टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स चूजिंग करेंगे, ठीक है। अब पहले वही उन्होंने 10-11 दिन लिए थे, अब 12-15 दिन भी ले सकते हैं, लेट अस वेट। लेकिन इस जमाने में अगर आप महीना वैसे ही लगा दें तो मैं नहीं समझता कोई इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब तैयार बैठी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कुसुरी साहब। मैं ये आपने अभी 2-3 चीजें कही हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं कि इनको ये CNN और BBC को भी बंद कर देंगे, जो इनके खिलाफ, ये खिलाफ नहीं, जो सच कहता है वो इनको रास नहीं आता, ये सुन नहीं पाते। एक और चीज़ भी, अभी मैं इस पर डिबेट ही कर रही थी कि सर आप ज़रा स्ट्रेटेजिकली भी बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। पाकिस्तान में जब इंडिया ने न्यूक्लियर वॉर के हवाले से काम शुरू किया, न्यूक्लियर अपना एसेट बनाने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने भी किया और हमने भी धमाके करके इनको बता दिया कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। हमें दीगर और ममालिक ने भी सपोर्ट किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तमाम मुस्लिम ममालिक हमारे साथ खड़े, आज भी चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है। आप ये फरमा दें कि इस वक्त जो ये मोदी सरकार कर रही है, ये क्या अमेरिका के आशीर्वाद की वजह से कर रही है कि वो खित्ते में सिर्फ अपने ही मसल समझता है कि सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान को वो इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, हालांकि दोनों मुल्क तवाजुन के एतबार से एक ही जैसे हैं? देखिए, उनको ये गलत फहमी थी बड़ी देर से, कई साल से। मैं इंडियन जो नया मीडिया है इसको मॉनिटर करने, या इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही तब्दील हो गया है, इसमें क्रेडिबल जर्नलिस्ट बहुत कम रह गए हैं। मैंने सुना है कि 1-2 हिंदी में हैं जर्नलिस्ट एंड दे आर अंडर ग्रेट प्रेशर, तो उनकी मैं करेज को सलाम करता हूँ, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको नजर नहीं आएंगे। तो अब जो इनका एक मकसद ये था कि हम जनाब एक सुपर पावर है, सुपर पावर इलाके की बालादस्त पावर है, अमेरिका जो चाहे कर सकता है। और फिर एग्जांपल देते थे इजराइल ने भी या फलस्तीन में जो चाहा किया, और इस किस्म के एनालिसिस करते थे। हमको भी ये इजाजत होनी चाहिए। और भाई, तुम्हें इजाजत हमेशा से तुमने इजाजत रखी हुई है, किसी की इजाजत से तो नहीं हिंदुस्तान एग्रेशन से बाज आता। एग्रेशन बाज आया है तो बिकॉज प्रिपेयर्डनेस ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, तो इसलिए उसको ये पता है कि, और लेकिन लैंग्वेज ऐसे करते हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने की थी, लेट्स से इराक के क्राइसिस में। हम पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था, जैसे हम अब भी हैं, एंड एज मेंबर आई प्रिजाइडेड ओवर द सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग, क्योंकि जो मुल्क होता है वो 1 महीने के लिए प्रिजाइड करता है और एजेंडा भी सेट करता है। तो मुझे याद है कि उस वक्त हमने बड़ी कोशिश की, फ्रांस ने, जर्मनी, पाकिस्तान, ये 3 कलीदी मुल्क थे, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया तीनों। और हम तो अमेरिका के अलाइज थे उस वक्त, तीनों के तीनों, और पाकिस्तान की बड़ी क्लोज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान रिलेशनशिप थी। हमने इनको समझाने की कोशिश की अमेरिकन को कि आप इराक में मत जाएं, बड़ी मुश्किलात आएंगी होंगी। पाकिस्तान को तो और मुश्किलात भी पेश आनी थी, और मैं आज आपका वक्त ज़ाया नहीं करता उस पर। इन्होंने नहीं मानी, सिक्योरिटी काउंसिल ने हम लोगों की एफर्ट की वजह से रिफ्यूज कर दिया, अमेरिका को इजाजत नहीं दी। लेकिन जनाब, अमेरिका तो जंगल का बादशाह था। उन्होंने कहा अच्छा नहीं देते, ना दो, मैं तो जाऊंगा। वो चले गए कोलिशन ऑफ द विलिंग करके, बात उन्होंने नहीं हमारी मानी। बाद में अमेरिकन एनालिस्ट कह रहे हैं कि इट्स अ टोटल फेलियर। अमेरिका ने डॉलर्स भी खर्च किए, जाने को ही ज़या भी हुआ, एडवांटेज भी कुछ नहीं, और वापस आ गया। कोई सो कॉल्ड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में नहीं मिले जो वो जवाब बना रहे थे। हिंदुस्तान का ये ख्याल था कि हम अमेरिका के अब एलाइज हो गए हैं, हम तो बड़ी ताकत है, हमारी इकोनॉमी भी बड़ी मजबूत है। लेकिन वो साथ साथ भूल जाते हैं
इकॉनमी उनकी हमारे मुकाबले में बहुत बड़ी है, मुल्क भी बहुत बड़ा है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी उनकी इकॉनमी उस तनासब से ये भी मानता हूँ कि उनके बिलियनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जो गुर्बत है वहाँ, वो पाकिस्तान वहाँ के जो गरीब हैं, अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान के गरीबों से बहुत बदतर सूरत हाल में है। इसकी तरफ वो तवज्जो नहीं दिलाते। वो तवज्जो दिलाते हैं कि इतने बिलियनर्स हैं इंडिया में, और इसलिए ये शर्म की बात है कि बर्रे सगीर जो साउथ ईस्ट एशिया से भी आगे था, चाइना से भी आगे था। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, चाहती थी कि आप इसको पूरा बयान करें। इंशाल्लाह किसी और रोज आपको जरूर जहमत देंगे। वेल, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बहुत शुक्रिया। और आपने बिल्कुल सही कहा, एक ऐसा मुल्क जिसके पास अपने गरीबों के लिए कोई वो खोलियों में रहते हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी लोग पक्के घरों में, कच्ची आबादियां हैं, झोपड़पट्टी भी अगर है तो वो भी आप कहीं जाएंगे तो वो गरीब भी आपको अच्छे खासे गरीब ऐसे नहीं नजर आएंगे कि वो आप बिल्कुल ही समझें कि इस्तेहसाली गुजारे, बल्कि वो भी कहीं ना कहीं बेहतर जिंदगी गुजारे। लेकिन इंडिया की गुर्बत, बिल्कुल ठीक कहा कसूरी साहब ने कि अल अमान अल हफीज है। बहरहाल अब देखना यह है कि इस वीकेंड पर इंडिया किसी सरप्राइज को, मजीद किसी एडवेंचर को करने की ख्वाहिश रखता है या नहीं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।